ऐसा कहा जाता है हमेशा कि अगर बहुत बड़ी बात को बहुत ही कम शब्दों में बोलना हो तो शायरी या कविता या पोएट्री ये सबसे अच्छा माध्यम होता है अपनी बड़ी से बड़ी बात को बहुत ही कम शब्दों में बोलने की। और ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि इन बहुत कम शब्दों में भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। तो शायरी और कविता एक बहुत ही पावरफुल टूल रहा है। कविताओं के माध्यम से और हमारे विचारों की स्वतंत्रता ने हमेशा से हमें ये मौका दिया है कि कविताओं के माध्यम से हम अपनी बात को रख सकें, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और उन्हें प्रस्तावित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश और हमारा चैनल कहानियाँ आज इसी मुद्दे पे कविताओं के विशेष में ही आज अपने साथ एक गेस्ट के साथ आया है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे नेहा जी आपका। जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा नेहा निमोदिया जी मास कम्युनिकेशन से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत ही एक्टिव तरीके से मीडिया में काम करती है। साथ ही साथ सर नेहा जी ने बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया हुआ है, 100 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं और विशेषकर नेहा जी का ध्यान अलग अलग अलंकारों के साथ रहता है। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शायरा नेहा जी से। नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है नेहा जी आपका हमारे स्टूडियो पे, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना, इसके लिए मैं और मेरा पूरा प्रोडक्शन हाउस ओरियन 7 प्रोडक्शन आपका धन्यवाद करेगा। व्यूअर्स, बहुत सारी बातें करेंगे हम नेहा जी के साथ और जानेंगे कि किन चीज़ों ने उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। सो नेहा जी, आप इंदौर को ही बिलोंग करती हैं। जन इंदौर जन। तो आप कब से शायरी कर रहे हैं, कब से आप लिख रहे हैं? मेरी पहली कविता थी आज़ादी का त्यौहार, ये 15 अगस्त का दिन है। मेरी एकता की ललकार, ये 15 अगस्त का दिन है। और ये कविता लिखी और मेरी संस्कृत की टीचर थी, उनको दिखाया मैंने और उन्होंने पढ़ा और बोला कि बहुत अच्छी लिखी है और ये कविता, और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया मुझे। तो वो पहली कविता थी और मेरी शुरुआत की कविताओं में से। और फिर उसके बाद लिखती गई और आज मेरे पास 150 प्लस कविताओं का कारवार है। तो आप, जैसे आपने बताया कि आपने 9वीं कक्षा से 9th क्लास से ही कविताओं को लिखना शुरू कर जी और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन आपको आपकी टीचर ने। जी लेकिन एक कवि के तौर पर आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं या किसे आप आइडियल समझते हैं कि जिनसे आप इन्फ्लुएंस हैं या जिनको आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छे शायर? मैं तो बहुत अभी के तो नहीं कह सकती, लेकिन पुराने ज़माने की जो थे बाबा नागार्जुन, उनकी कविता थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कवि की व्यथा व्यक्त की उसमें, और उसकी कविता की 2 लाइनें जो सभी को समर्पित होती है, सभी कवियों को, कि कवि की अपनी सीमा है, लिखता जितना लिख पाता है। कवि की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, वो लिखना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसकी सीमाएं रहती है, उसकी मर्यादा रहती है, उसका ध्यान रखते हुए वो लिखता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है की जो कविताएं वो पढ़कर जो है आज़ादी का त्यौहार, ये 15 अगस्त का दिन है, वो निकली थी। तो उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज़ादी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी, स्ट्रगल के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो बस उनकी कविताएं पढ़कर लगा कि भाई हमें भी लिखना चाहिए, तो वो शुरुआत हुई और मैं लिखने लगी। तो जैसा आपने बताया कि कवि की भी अपनी कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशंस होती जी है। हमने अक्सर ये भी सुना है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो विचारों पे कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, जी लेकिन उन विचारों को एक संयम में रखना हो। जी तो आप किस तरीके से, आपकी कविताओं का जो उपहास होता है, जो अलंकार होता है, वो कौन सा होता है, बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं जो थोड़ी चुलबुली किस्म की लड़की हूँ, तो चुलबुले पने में मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक मीटर में नहीं लिखती हूँ, मुझे एक आज़ाद पंछी हूँ मैं, तो मैं आज़ादी से कविताएं लिखती हूँ, किसी एक दर्रे पे ना लिखते हुए। तो मैं हास्य भी लिखती हूँ, श्रृंगार भी लिखती हूँ, व्यंग भी लिखती हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आप व्यंग भी लिखते हैं, श्रृंगार भी लिखते हैं और हास्य भी लिखते हैं। तो आज की मौजूदा हालत को देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपनी ही कोई कविता मुझे सुना दीजिए जो खासकर किसी भी अलंकार में हो, श्रृंगार में हो या हास्य में हो। व्यंग मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो आज के यथार्थ को प्रदर्शित करती है।
अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। क्या लाए? क्या लाए कम्बल फुटपाथ पर बैठे जीवन के लिए? क्या लाए? क्या लाए किताबें मासूम बचपन के लिए? क्या लाए? क्या लाए सुरक्षा कोमल कलियों के लिए? क्या लाए? क्या लाए रोटी भूखे अन्नदाताओं के लिए? क्या क्या के अच्छे दिनों ने? अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। वाकई आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक कवि के तौर पे, एक शायरा के तौर पर आपको बहुत सारी स्ट्रगल भी करने पड़े होंगे। तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि एक शायरा को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे स्टैंड लेना पड़ता है? और जैसे हमें लगता तो बहुत अच्छा है ना कि कवि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर भी कवि होने के नाते यहाँ पर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में शोषण होता है, वैसे ही कवियों के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। मैं पीछे नहीं हटना चाहूँगी इस बात से, लेकिन हाँ यथार्थ यही है कि महिलाओं के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको दरकिनार करते हुए, अपना स्टैंड लेते हुए, अपनी कविताओं के शौक को लोगों तक पहुंचाना, अपनी कविताओं को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग छुप जाते हैं कि नहीं हमें अब आगे नहीं बढ़ना, इतना ये सब हमें नहीं झेलना, तो हम झेलें भी ना लेकिन विरोध करें। आज़ादी भी हमें विरोध करने पर मिली थी, और हमारी स्वतंत्रता जो है आज भी कवि होने के नाते वो भी हमारी स्वतंत्रता जो है हमारे विरोध करने पर ही मिलेगी। मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ और बताना चाहूँगा नेहा जी के लिए। नेहा जी बहुत ही रेगुलर कवि सम्मेलनों में मंच पे रहती हैं और मंच पे बहुत ज़्यादा संबोधन कर, मंच तक पहुँचने के सफ़र में नेहा किस प्रकार के संघर्ष आपको करने पड़े? क्या आसानी से मौका मिल गया था मंच पे जाने का? आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत प्रयास करने पड़े, बहुत कवियों को अपनी कविताएं सुनानी पड़ी। फिर कोइंसिडेंटली मेरे परिचित थे, उन्होंने बोला कि भाई आप कविताएं लिखती हो तो मंच पे क्यों नहीं पढ़ती हो? तो मैंने बोला कि भाई मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ कारण बता के जो है वो मना कर दिया जाए। तो उन्होंने भी कविताएं सुनी और उन्होंने एक और कवि है उनको सुनाई, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी है, आप हमारे जो कवि सम्मेलन है उसमें आइए, उसमें पढ़िए। वो एक कवि सम्मेलन था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वो मांडव में हुआ था। मांडव के एक आश्रम है, वहाँ पर वो कवि सम्मेलन हुआ था, और वो आश्रम जो है भगवान की देही से मेरी शुरुआत हुई, और आज तक मैं कवि सम्मेलन पढ़ती जा रही हूँ, और आपकी दुआएं रही, आपका आशीर्वाद रहा तो आगे भी मैं पढ़ती जाऊँगी। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने नेहा जी अभी कुछ देर पहले ही मुझे बताया कि महिलाओं को भी संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, खासकर जैसे हम इस शब्द का उपयोग करते हैं शायरा जी। या कवियत्री। तो आपने अपनी कविताओं में कभी इस दुख को या इस क्षण को, इस पर्टिकुलर उपहास को कभी लिखा है क्या? क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ शेयर करेंगे कि एक महिला के तौर पर, एक महिला के लिए आपने कुछ अगर कोई कविता लिखी हो तो? जी जी जी, मैंने 2 कविताएं लिखी है, लेकिन एक जो है जो दर्द को बयां करती है वो कविता मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कई रूप हमीरे, कई रूप हमीरे, कभी चंचल चांदनी, कभी गंभीर गहराई में है, कभी शांत समुद्र से, लेकिन लिए हलचल बहुत हूँ। सृष्टि का आधार भी मैं हूँ, सृष्टि का आधार भी मैं हूँ, और इसको संवारने वाली भी मैं हूँ। क्या बोलूँ, क्या हूँ मैं, क्या बोलूँ, क्या हूँ मैं, बस एक नारी हूँ मैं, बस एक नारी हूँ मैं। क्या बात है! सृष्टि की संरक्षण, सृष्टि का श्रृंगार एक नारी से ही होता है। जी बिल्कुल सही बात की आपने, और बहुत ही गहरी बात की आपने। जैसा देखा लिसनर्स, आपने सुना, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी जाती है, लेकिन उन शब्दों में बहुत ज़्यादा वजन होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है कविता के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए। मियाँ जी आगे चलते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बहुत सारी कविताएं, आपने 100, 150, 150 से ज़्यादा कविताएं लिखी हुई, जी। तो क्या प्लान है आपका? कितनी जल्दी आपकी ये सारी कविताओं का संग्रह एक किताब के तौर पर हमें देखने को, पढ़ने को मिल सकता है? बहुत जल्दी, और मैंने कविताएं तैयार कर ली है, उस पर थोड़ा सा काम करना बाकी है, और कुछ आपका आशीर्वाद रहा, अरे नहीं। श्रोताओं का आशीर्वाद रहा,
तो जल्दी आपके पास मेरी कविताएं की किताब होगी, और नाम भी मैंने सोच रखा है, नेहा का ने। नेहा का नहीं, नेहा का ने का क्या मतलब रहेगा आपकी इस किताब में? नेहा का नहीं से तात्पर्य कि नेहा का जो प्यार है, जी। नेहा अपने आप में जो है बताता है कि वो प्यार होता है। नेहा मतलब स्नेह का मतलब प्यार होता है। तो नेहा का जो प्रेम था अपने समाज के प्रति अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा है, तो नेहा का नेह जो है वो आपके सम्मुख आने आएगा कुछ ना कुछ दिनों में। आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको कविताओं की किताब आपके पास होगी, आपके समक्ष होगी। तो जैसा आपने बताया कि शुरुआती स्ट्रगल के दिनों में आपकी कविताओं को पहले किसी एक कवि ने सुना, फिर उन्होंने आपको दूसरे कवि के पास फॉरवर्ड किया। जी जी, तो ये संघर्ष लगभग हर कवि को होता है, हर एक स्ट्रगलिंग को, हर नए कवि को ये संघर्ष को पार करना होता है। और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि अभी भी आपकी किताब पूरी नहीं हुई, जी। तो क्या प्लान है आपका? आप उसमें कब आपको लगता है एक शायर के तौर पर, एक कवियत्री के तौर पर, कब आपको लगता है कि आपकी कविता पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और अब आप इसका कविता पाठ कर सकते हैं? ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। नहीं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी नहीं, कुछ कविताएं जो है अधूरी है। लगता है मुझे कि बस इसको और बढ़ाना चाहिए, इसका अंत यहाँ नहीं होते हुए कहीं और होना चाहिए। और उसके लिए मैं धैर्य रखी हुई हूँ, क्योंकि वो समय नहीं आया है अभी तक, या फिर वो सिचुएशंस मेरे साथ अभी घटित नहीं हुई है जो उनको पूरी कर सके, उनको परिपक्व कर सके। जैसा कि मैंने एक चीज़ और सुनी थी बयानी कि जो शायरी है, जो कविता है, जो लेखन के विचार होते हैं, वो एक फिक्स समय पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर समय बना लिया है कि मैं अपने सारे काम ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद कॉपी पेन डायरी लेकर बैठूँगा या लैपटॉप पे बैठूँगा और कविता लिखूँगा। जी, कविता एक कवि के मन में, एक कवियत्री के मन में हमेशा से कविता चलती रहती है। वो अपने आसपास जो चीज़ें देखता है उनसे भी कविताएं बनाता है। जी, तो आप कैसे प्रिपेयर करती हैं अपनी कविताओं को? लोगों के एक्सपीरियंस से, अपने आसपास देख के, या आप एक स्पेसिफिक समय निकाल के बैठते हैं और कविताएं? नहीं, स्पेसिफिक समय निकाल के तो बैठा जा ही नहीं सकता। कविताएं जो रहती हैं वो खुद जन्म लेना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि ये टाइम मैं शेड्यूल कर दूं कि इस पर मैं इतने समय पर मैं कविताएं लिखूंगा, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। कुछ कविताएं जो है अपना जन्म लेने के लिए रात के 2-2 बजे उठा देती है। और मैंने ऐसा कई बार किया है कि भैया मैं रात को अच्छे से सो गई, मेरा कुछ मोटिव नहीं था कि मुझे लिखना ही है, लेकिन रात में मेरी नींद खुली और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और वो कविताएं बहुत अच्छी रही और बहुत नाम हुआ उन कविताओं का। बहुत सारे लोग ने बार बार पढ़ने को भी कहते हैं उन कविताओं। तो अब आप, जैसे आपने बताया कि आपकी 150 से ज़्यादा कविताएं आपने लिखी हुई हैं और बहुत ही जल्द हमारे व्यूअर्स के लिए और पढ़ने वाले रीडर्स के लिए ये किताब आने वाली है। जी। अभी तक की लिखी हुई कविताओं में कोई एक कविता जो आपको लगती है आपकी सबसे बेस्ट कविता है, क्या आप सुनाना चाहेंगे हमारे? जी जरूर। जी बिल्कुल। मैं आपके समक्ष रख रही हूँ मेरी कविता। मैंने सोचा वत्थी नदी से कुछ ऊंच रन, मैंने सोचा वत्थी नदी से कुछ ऊंच रन, पर वत्थी नदी तो रुकने का नाम ही नहीं थी। क्या वो जिंदगी के सागर से ज़्यादा तेज चलती है? क्या वो जिंदगी के सागर से ज़्यादा तेज चलती है? फिर सोचा तो पता लगा वक्त ही नदी जिंदगी के सागर में ही मिलती है। फिर क्यों सी छोर पर वक्त ही नदी जिंदगी के सागर का साथ छोड़ देती है? मैंने सोचा वक्त ही नदी से कुछ बूंद चुराने, पर वक्त की नदी तो रुकने का नाम नहीं लेती। सो वक्त की नदी रुकने का नाम ही नहीं। जी बहुत खूब नेहा जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे चैनल पे आने के लिए। सो देखा लिसनर्स, आपने नेहा लिंबोदिया जी को सुना। इनकी किताब बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। 150 से ज़्यादा कविताओं के साथ इनका संग्रह बिल्कुल तैयार है। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर अपडेट रहिए और हमारे पॉडकास्ट पे आपको रेगुलरली मिलेंगे नए ऑथर्स और नए कवियों से मिलने का मौका। स्टे ट्यून विद आवर चैनल।
कहानियां बाय ओरियन 7 प्रोडक्शन। धन्यवाद। जी।